नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपोजिशन पार्टीज को तोड़ने के लिए, विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए मोदी जी के पास, मोदी और शाह के पास किस्म किस्म के हथियार हैं। अब आपको लगता होगा कि अपोजिशन को तोड़ने के लिए, डराने के लिए मोदी जी के पास सिर्फ ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। पर सच यह है कि जहां पर अमित शाह की ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स फेल हो जाती है, वहां पर शाह साहब, मोदी जी के चाणक्य, नया नया प्रयोग करते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट्स। अब इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे टीएमसी हो, वो चाहे नीतीश कुमार की जो है जेडीयू हो, वो आरजेडी हो, वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, या फिर वो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, इन पार्टियों को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, इनमें फूट डालने के लिए नया प्रयोग चल रहा है। आजकल नया प्रयोग चल रहा है और यह प्रयोग ऐसा है, एक ऐसा हथियार है जो भीतर रहकर वार करता है। और आज इसी से पर्दा उठाने चाह रहा हूं। अब दोस्तों, मोदी और शाह के इस नए एक्सपेरिमेंट, इस नए खेल पर या नए प्रयोग पर मैं सीधे आता हूं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे कि इस खेल को भीतर तक समझने के लिए कुछ तस्वीरों पर ज़रा गौर करिए, कुछ बातों पर गौर करिए। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इन साहब की तस्वीर देखिए। अब ये जो चेहरा है, ये एक उत्तर प्रदेश का जाना पहचाना चेहरा है, स्वामी प्रसाद मौर्य। और नाम से बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, ये केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य है। ये भी केशव प्रसाद मौर्य की तरह कभी अमित शाह के बड़े खास थे, स्वामी प्रसाद मौर्य। और अमित शाह ही इनको भाजपा में लाए, बीएसपी से भाजपा में लाए। अमित शाह की मेहरबानी से स्वामी प्रसाद मौर्य मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने। और ये जो अमित शाह के कभी आदमी थे, या हो सकता अभी भी हों, आज की तारीख में लखनऊ में गजब ढा रहे हैं, गजब ढा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की थाली में ही कई छेद करने में जुटे, एक साथ कई छेद कर रहे हैं। पहले इनकी बानगी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। इसे ऐसे धर्म से हम, ऐसे धर्म का सत्यानाश हो। अब दोस्तों, एक बात तो आपको पता ही होगी कि उत्तर प्रदेश में आजकल राम मंदिर के उद्घाटन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। मोदी जी जाने वाले हैं, अमित शाह पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर भारत। और एक तरफ माहौल बन रहा है और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य उस माहौल के आग में घी डाल रहे हैं। सुनिए इनको क्या कह रहे हैं हिंदू के बारे में। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। अब जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाक के नीचे डंके की चोट पर, कैमरे पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि हिंदुत्व एक धोखा है, धोखा बता रहे हैं, और उन पर कोई कार्रवाई। सोचिए कि अगर यही बात कोई और कह देता तो अब तक मुकदमा हो गया होता, गिरफ्तारी हो गई होती, जेल भेज दिया गया होता वो शख्स, हर तरह की धाराएं लग गई होती। लेकिन मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को खुली छूट है कि जितना भी बोल सकते हो बोलो, माहौल को जितना गर्म कर सकते हो गर्म करो, तापमान को जितना ऊपर ले जा सकते हो ऊपर ले जाओ। और मजे की बात, बीजेपी के लोग मौर्य के बयान आने के बाद तरह तरह के बयान जारी करते हैं। सुनिए अमित शाह के सबसे करीबी मंत्री नित्यानंद राय को। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के इनसाइडर हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और बीजेपी से इसलिए उनको समाजवादी पार्टी भेजा गया था कि वो माहौल गर्म करे, माहौल को कम्युनल कर दें, पूरी तरह से अखिलेश यादव और डिंपल यादव को एम्बरेस कर दें,
और एक ऐसे समय पर जहां राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा हो, तैयारियां हो रही हो पूरे प्रदेश में, ऐसे वक्त पर, ऐसे नाजुक मोड़ पर इस तरह की भड़काऊ बातें की जा रही हैं। और ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनकी सगी बेटी संगप्रिय मौर्य, इनकी सगी बेटी आज भी बदायूं से बीजेपी की एमपी है, कोई एक्शन नहीं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी इतनी ही बुरी लग रही है तो अपनी बेटी को वापस क्यों नहीं बुला लेते, रिजाइन क्यों नहीं करा देते? सवाल इस बात का है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो आग उगल रहे हैं, स्क्रिप्ट किसकी है? ये स्क्रिप्ट कौन दे रहा है उनको लिखकर? और इस स्क्रिप्ट पर जो बोल रहे हैं उसका मकसद क्या है? ये जो माहौल गर्म कर रहे हैं, कम्युनल कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं और जहां विपक्ष एक हो रहा है, मायावती तक आना चाहती इंडिया अलायंस में, एक ऐसे मौके पर यह बयान, भड़काऊ बयान, माहौल खराब करना, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में किसका फायदा है, किसका लाभ होगा? अल्टीमेटली मैं आप पे छोड़ता हूं। अब दोस्तों, खेल तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा। विपक्ष की पार्टी के चिराग से विपक्ष में ही आग लगा देना, घर के भेदी से ही घर को ढा देना। और यही प्रयोग और भी जगह हो रहा है। ये सिर्फ प्रयोग लखनऊ में नहीं हो रहा है। मौर्य सिर्फ लखनऊ में नहीं है, कई मौर्य हैं। मिसाल के तौर पर लखनऊ से कुछ दूर पर पटना ले चलता हूं मैं आपको, और पटना में इन साहब को देखिए, इनसे मिलिए। इनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, और ये भी छोटे मोटे नेता नहीं है, ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही बड़े नेता हैं। फर्क इतना है कि मौर्य साहब जो थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अमित शाह के क्लोज थे, और ये जो कुशवाहा साहब हैं ये मोदी जी के क्लोज रहे, मोदी जी के बेहद क्लोज, इतने क्लोज कि मोदी जी ने मंत्री बना दिया था। तो कभी मोदी जी के क्लोज थे, कभी ये नीतीश कुमार के क्लोज थे, लेकिन आज एक खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये भी एक ऐसा चिराग है जो पूरे घर को तबाह करना चाहता है। अब कुशवाहा साहब आजकल पटना में गोदी मीडिया की न्यूज एजेंसीज के कैमरे पर खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश बाबू को जो इंडिया अलायंस के इतने बड़े पिलर हैं आज की तारीख में, सूत्रधार कह सकते हैं नीतीश बाबू को इंडिया अलायंस के, नीतीश बाबू से वो कह रहे हैं, उनको पैगाम भेज रहे हैं कैमरे के जरिए कि आप तेजस्वी का साथ छोड़िए, आप लालू का साथ छोड़िए, आप डंप करिए इस लालू परिवार को, और आप एनडीए में वापस लौटिए। और अगर आप सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी को छोड़ देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि मेरे आरजेडी से संबंध खत्म, तो मैं उपेंद्र कुशवाहा आपको अमित शाह से मिलाने ले जाऊंगा, मैं उपेंद्र कुशवाहा आपका पैगाम मोदी तक पहुंचाऊंगा, आप लौटिए एनडीए में, छोड़िए इंडिया अलायंस। सुनिए, आप सुनिए कैमरे पर क्या बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो आग में घी डाल रहे हैं, या आप कह सकते हैं एक फूट पैदा कर रहे हैं आरजेडी में और जेडीयू में, लालू और नीतीश में, और उधर नीतीश कुमार जो हैं वो सफाई दे रहे हैं, सफाई देते घूम रहे हैं कि भाई मैं इंडिया अलायंस से नाराज नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं हूं। सुनिए, कहा गया सर आप नाराज हैं। एक बात गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब दोस्तों, गुजरात लॉबी का ये जो नया प्रयोग है, नया एक्सपेरिमेंट है, नया खेल है, आप कह सकते हैं नया हथियार है, पार्टी को तोड़ने का, पार्टी में फूट डालने का, इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने का, अपोजिशन यूनिटी को ब्रेक करने का। इस तरह के जो मौर्याज हैं या कुशवाहाज हैं, लंबी सूची, लंबी लिस्ट है हर प्रदेश में, बंगाल में भी हैं, बंगाल में भी कोई ना कोई भेदिया है, महाराष्ट्र में भी कोई है जो चाहता है कि अभी एनसीपी और शिवसेना को थोड़ा और तोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी में भी इस तरह के लोग हैं। ये लिस्ट लंबी है, और मैं ये नहीं कह सकता कि कितने कामयाब होंगे अमित शाह, क्या वो वाकई उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों से वो नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, इतना उकसाएंगे कि लालू और नीतीश में दरार पैदा हो जाएगी।
कितने कामयाब होंगे मैं नहीं बता सकता। क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों से समाजवादी पार्टी में फूट डाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इलेक्शन से 2 महीने 3 महीने पहले कमज़ोर करने में क्या कामयाब होंगे? क्या गुजरात लॉबी कामयाब होगी इस प्रयोग से? इस पर तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि षड्यंत्र ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 लोग हैं, मौर्य साहब और कुशवाहा साहब, दोनों मिनिस्टर रहे। कुशवाहा साहब यूनियन मिनिस्टर थे मोदी सरकार में, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे पिछली बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर थे। आज की तारीख में ये बीजेपी में नहीं हैं दोनों, लेकिन एजेंडा वही है। सवाल इस बात का है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा एक बहुत ही नाजुक मौके पर, उसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि वो एक माहौल को और कम्युनल करना चाहते थे, जहां मुस्लिम्स जो हैं वो शांति चाहते हैं, जो सेकुलर हिंदू हैं मेजॉरिटी के वो शांति चाहते हैं, वहां ये आग में लगातार घी डालें, एक से बढ़कर एक घातक बयान दे रहे हैं, सीधे सीधे धर्म के खिलाफ। सवाल इस बात का है कि अगर एक कम्युनल टेंशन और बढ़ती है पूरे प्रदेश में, यूपी में, और ये ध्रुवीकरण और तेज होता है, तो इससे क्या समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी या समाजवादी पार्टी कमजोर होगी? क्या इसका फायदा योगी आदित्यनाथ सरकार को मिलेगा? क्या इसका फायदा मोदी जी को मिलेगा? क्या मोदी जी की जीत और आसान होगी उस उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें जो यूपी जीतता है वो देश जीतता है? क्या यूपी को और पॉलिटिकली कमजोर करने में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया अलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक नया प्रयोग है? और अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की बातें सुने कैमरे पर, जिस तरह से उनके बयान बड़े भड़काऊ हैं कि नीतीश कुमार लालू को छोड़ें, ऐलान करें, मैं उनको नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाऊंगा, छोड़ दीजिए लालू परिवार को, छोड़िए इस इंडिया अलायंस को, ये जो बातें हो रही हैं, फायदा किसका है? इसका एंड बेनिफिशियरी कौन है? किसको लाभ मिलेगा? उस 40 सीटों वाले बिहार में जहां आज बीजेपी एक कमजोर जमीन पर है, किसको फायदा मिलेगा? अगर नीतीश और लालू, जिनकी अर्थमेटिक और केमिस्ट्री कहीं ज्यादा मोदी से मजबूत है, अगर नीतीश और लालू की ये जो जोड़ी है टूटती है, इसका लाभ किसको है? आप तय करिए। तो फिर क्या चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा? किसके आदमी आपको लगते हैं? किसका खेल आपको लगता है? और क्या ये प्रयोग और भी जगह हो रहे हैं? सोचिए जरा। अब दोस्तों, अगर साक्ष्य परिस्थितियां देखें, सर्कमस्टांसेस देखें, सिचुएशन देखें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ भी कैमरे पर कह रहे हैं, इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं बीजेपी को ही लगता है मिल रहा है। इससे अपोजिशन की जो यूनिटी है कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिखती है। मुझे लगता है इस पर एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, और सेकंड ओपिनियन मुझे लगता है प्रोफेसर रविकांत, जो बिहार से लौटे हैं कुछ दिन पहले और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जानते हैं, कुशवाहा को भी जानते हैं, इनसे एक सेकंड ओपिनियन लिया जाए कि जो नया प्रयोग है, ये जो नया खेल है, वाकई ये खेल है क्या? चलते हैं रविकांत जी के पास। डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल कि जिस तरह से हम पटना में देख रहे हैं कि आग लगाई जा रही है, चिंगारी भड़काई जा रही है, लखनऊ में जहां अयोध्या में इस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत से हर धर्म के लोग कह रहे हैं चलो भाई ठीक है मंदिर बना रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे मौके पर वो कह रहे हैं हिंदू धर्म धोखा है, हिंदू धर्म ये है, और मतलब जो भी अनाप शनाप बोल सकते हैं कि पार्टी, समाजवादी पार्टी में ही बवाल हो गया है। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि आपको क्या लगता है, ये वाकई समाजवादी पार्टी के हैं या समाजवादी पार्टी में भेजे गए हैं कि झगड़ा कराओ, वोट करो, डिवाइड एंड रूल? डॉक्टर साहब। डेफिनेटली दिल्ली से और यहाँ भी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धर्म पर ही क्यों बात करते हैं। अरे वो कास्ट सेंसस पर क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पर नहीं करते, महंगाई पर नहीं करते, दलितों और आदिवासियों को उत्पीड़न पर नहीं करते, लेकिन लगातार हिंदू धर्म पर बात करना संदेह पैदा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असली खेल खेल रहे हों वो?
कहीं असली बीजेपी खेल। के ही पिच पर खेल खेल रहे हों वो, ये भी तो हो सकता है। लोग कहते हैं इस बात को, क्या उनका एजेंडा क्लियर नहीं है, या अखिलेश यादव ने उनको बताया नहीं है? सवाल तो ये, उसके राष्ट्रीय महासचिव है वो। नहीं, लेकिन और आज डिम्पल डाउट यादव इसलिए ने भी कहा होता है, डॉक्टर साहब डिम्पल यादव ने तो आज कहा है कि साहब हम, इनके जो विचार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, इनके विचार निजी हैं, हमसे इसका कोई मतलब नहीं पार्टी का। उसके बावजूद भी उनकी जबान पर लगाम नहीं रख रही, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पिछले साल भर से आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वो भी धर्म इतना संवेदनशील विषय है, वो भी बीजेपी के दौर में, जिसको और ज्यादा संवेदनशील बना दिया गया है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उस वक्त इस तरह के बयान देने का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? और इसीलिए लोग संदेह पैदा कर रहे हैं कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है, कहीं खेल तो कुछ नहीं चल रहा है, कुछ कुछ पक तो नहीं रहा है। और इसलिए भी पूछा जा रहा है कि साहब आपकी बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी की सांसद हैं, और बीजेपी की तरफ से जैसे और लोगों पर प्रतिक्रिया होती है, उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, वो सपा पर होती है फिर। तो ये है क्या? सवाल ये है। नहीं, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था साहब, कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह कोई और हो लखनऊ में, योगी जी के नाक के नीचे अगर कोई मंदिर पे या किसी भी धर्म पे थोड़ी सी भी टिप्पणी करते तो चुटकी में मुकदमा होता और आदमी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। एक कार्टून भी अगर आप बना दें जिसमें थोड़ा भी कम्युनल एंगल है तो आदमी जेल भेज दिया जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, एक नहीं है, दसियों उदाहरण उत्तर प्रदेश में, मेरठ से लेके और आप कह सकते हैं गाजीपुर तक, मिर्जापुर से लेकर सहारनपुर तक, गोरखपुर से लेके झांसी तक, ऐसे मैं दसियों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जहां तुरंत कहा कि नहीं साहब ये बहुत सांप्रदायिक बातें कर रहा है। और ये आदमी डंके की चोट पर कैमरे पे, एएनआई गोदी मीडिया के कैमरे पर बोल रहा है कि ये हिंदू धर्म धोखा है, ये है वो है, और कोई एक्शन नहीं है। तो ये आदमी किसके, डॉक्टर साहब ये तो बता दीजिए। मैं सिर्फ इतनी आपसे विनती कर रहा हूं, आप तो वहीं बैठे हैं अखाड़े में, ये आदमी किसके हैं? और अगर आप साक्ष्य, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, आपका शक क्या है ये बता दीजिए। नहीं, मैं तो कैलकुलेशन आपको बता सकता हूं। कैलकुलेशन ये है कि धर्म पर जब जब आप सवाल उठाएंगे इस तरह के, उसका राजनीतिक फायदा किसको होता है? बीजेपी को। तो आप किसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं? सब, आप कोई सामाजिक चिंतक नहीं है, और ना ही आप जमीन पर कोई उस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। आप विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति कर रहे हैं, और आपके हर बयान का मतलब राजनीतिक होगा। और जब जब उस बयान को देखा जाएगा तो उससे बीजेपी को फायदा होता है। तो आप कैलकुलेशन सही निकाल लीजिए कि कौन किसका आदमी है, किसको फायदा पहुंचा रहा है और किसका घाटा करवा रहा है। ये तो लगता है ना सीधे तौर पर। बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल बताने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि कम से कम अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी हैं और पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वो बातें तो कहीं दिखती नहीं, सीधे रिलीजन पर अटैक है। और वो अटैक भी ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में ही बवाल मच जाए, इस तरह का मैं अटैक देख रहा हूं। बहरहाल अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य को तय करना है और योगी जी को तय करना है। मुझे लगता है डिम्पल और अखिलेश यादव की तरफ से तो बयान आ ही गया है आज, भाई हमारा इनके विचारों से कोई मतलब नहीं, और हो सकता है एक्शन भी हो। डॉक्टर साहब अगर लखनऊ से मैं आपको पटना ले चुकूं कि कुछ दिन पहले आप बिहार में ही थे, पटना में ये जो साहब हैं उपेंद्र कुशवाहा साहब, ये एक नई ढपली बजा रहे हैं वहां पर। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं तो पटना में उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी अब आरजेडी को छोड़ें, बहुत हो गया तेजस्वी, अब लालू तेजस्वी को छोड़ें और सार्वजनिक तौर पे कहें कि मैं छोड़ रहा हूं, और मैं फिर जाके मोदी जी से बात करूंगा, मैं जाके फिर अमित शाह से बात करूंगा, और हम चाहेंगे कि नीतीश बाबू वापस बीजेपी में आ जाए। इस तरह की बातें उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार के साथ थे। ये आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की जुबान है, ये गुजरात लॉबी की जुबान है, ये किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ा जा रहा है, गोदी मीडिया का कैमरा लगा है, गोदी मीडिया की न्यूज एजेंसी खड़ी, ये भी क्या आपको पूरा खेल दिखता है भड़काने का, इंडिया अलायंस को तोड़ने का? इससे एक बात तो साफ है दीपक जी,
कि इंडिया अलायंस से बीजेपी में कितनी घबराहट है। अब इसीलिए डिवाइड एंड रूल चल रहा है कि किसी तरीके से इंडिया अलायंस को विभाजित किया जाए, और नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े से पैसा ला रहे हैं। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को गति दी है, उसको दिशा दी है, और नीतीश कुमार को लेकर के ही भ्रम पैदा कर दिया जाए कि कहीं वो पलटी ना मार जाए बीजेपी में, इस तरह की आशंका पैदा कर दी जाए तो उससे बिखर जाएगा खेल। तो उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं वो दरअसल स्क्रिप्ट उसकी कहीं और लिखी गई, कहलवाया कहीं और जा रहा है, और निशाना तो कोई और है। जी सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को बिखेर देना, ये निशाना है। डॉक्टर साहब, कलम किसी की, कागज किसी का, स्क्रिप्ट किसी की, जुबान किसी की, लफ्ज किसी के, कैमरा किसी का, मकसद किसी का, ये किस तरह की राजनीति हो रही है मोदी जी के दौर में? मोदी जी के दौर में ऐसे ही राजनीति होती है, ऐसे ही होती है कि इसमें कितने बचे हैं स्वतंत्र रूप से, पत्रकार गायब हो गए, आप जैसे लोग बचे हुए हैं, विपक्ष में जो बोल रहे हैं उनको निलंबित किया जा रहा है। तो यहां तो आप हमारे हिसाब से बोलेंगे तो ठीक है, और नहीं बोलेंगे तो फिर तैयार हो जाइए आप। तो जैसे ही आप उनके खिलाफ जाएंगे, उनके हिसाब से नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। और इसीलिए चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो या कोई और नाम आप ले लीजिए, ये सब उसी स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले लोग हैं। वो उत्तर प्रदेश से लेकर, लखनऊ से लेकर के और पटना तक वही सारा कुछ खेल चल रहा है कि किसी तरीके से बचाया जाए मोदी जी को। नहीं तो नीतीश कुमार ने तो इस बार साफ कर दिया है मैदान, कितनी सीट मिलेगी बिहार में, और उत्तर प्रदेश में जहां से वो 70-75 सीटें चाहते हैं, वहां पे अगर कहीं इंडिया अलायंस मजबूत होकर के लड़ गया और बुनियादी सवालों पर लड़ गया तो फिर क्या होगा मोदी जी का? सवाल तो ये भी है, सारी हसरतें वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हैं, उसमें सेंध यही लगाएगा। 120 सीटें हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से। चलते चलते एक सवाल, आज आप बहुत मसरूफ हैं और इस वजह से आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में, या हम कहें इवन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अगर आप ले लें, क्या आखिरी वक्त तक मोदी और शाह कोशिश करते रहेंगे कि ये जो इस तरह की अलायंस है इनके नेताओं को भड़काओ, आपस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करो और इनको तोड़ो? ये जो तोड़ने का डर है, ये जो तोड़ने का जो एक मकसद है, मैं कहूंगा ये जो मकसद है तोड़ने का, इसके पीछे क्या है? व्हाट इज द गेम सर? लास्ट क्वेश्चन। गेम वही है, क्योंकि यहां से बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। जहां जहां उसने जो चुनाव जीते थे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, वहां लगभग 90 से 100% उन्होंने सीट हासिल की थी। अब जो दक्षिण भारत से उनकी सीटें कमजोर हो रही हैं, बिहार महाराष्ट्र से कमजोर हो रही है, बंगाल और कर्नाटक से कमजोर हो रही है, उसकी भरपाई कहां से करेंगे? तो इंडिया अलायंस की मौजूदगी ही उनके लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसलिए उसको तोड़ना, उसमें संदेह पैदा करना, आशंकाएं पैदा करना और उनको किसी तरीके से बिखेरने के लिए मजबूर कर देना, ये पूरी स्ट्रेटजी काम कर रही है गुजराती लॉबी की। और वो स्ट्रेटजी अगर नहीं कामयाब होती है तो फिर दिल्ली दोबारा देखने को नहीं मिलने वाली है दीपक जी, ये भी बिल्कुल तय है। सर्वे कुछ भी आप करवा लीजिए, सर्वे में 280 दे दीजिए, 330 दे दीजिए, 350 दे दीजिए, लेकिन जमीन तो कुछ और कह रही है इस बार। जी डॉक्टर साहब, एकदम सही आपने कहा कि बिहार 40 सीटों वाला बिहार, 42 सीटों वाला बंगाल, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र और फिर 28 सीटों वाला कर्नाटक, ये जो 150 सीटों से ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पर मोदी जी थोड़ा सा उनकी दाल पतली लग रही है और इसीलिए ये कोशिशें लगातार हो रही। और आपका कहना है कि अगर मोदी कामयाब नहीं हुए बिहार में, बंगाल में या महाराष्ट्र में, तो मोदी जी तीसरी बार शपथ नहीं ले पाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? लास्ट कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले पाएंगे शपथ तीसरी बार, बिल्कुल, अगर तोड़ नहीं पाते। जी हाँ, तोड़ नहीं पाते, नहीं ले पाएंगे। नहीं कि भरपाई कहां से करेंगे?
भरपाई कहाँ, एकदम सही आपने लाजमी सवाल है कि भरपाई कहाँ से होगी। बहरहाल आप आए डॉक्टर साहब, और एक जो आपने एक चीज पॉइंट हाईलाइट किया है कि असली जो गेम है वो इन 4 राज्यों में फंसा हुआ है, जहां नीतीश मोदी के साए से निकल चुके हैं, मोदी के आप कह सकते हैं साथ छोड़ चुके हैं, उद्धव ठाकरे हैं उधर, और इसलिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि अब नीतीश को ही कंफ्यूज करो, उद्धव को ही कंफ्यूज करो। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये तोड़ फोड़ का गेम जारी रहेगा मतदान के दिन तक, मतदान की रात के पहले तक जारी रहेगा। चलिए डॉक्टर साहब आप आए, समय निकाला, आप बहुत मसरूफ थे। आई एम सो थैंकफुल कि आप इतनी बिजी होने के बाद आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे आते रहिए। आपको हमारे जो दोस्त हैं बहुत लाइक करते हैं, आपकी जो बेखौफ और बेबाक बातचीत होती है। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब आने का इस प्रोग्राम में।